नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को। आज के दो मेन एडिटोरियल हमारे रहेंगे। पहले नंबर का जो एडिटोरियल है हमारा, वो हमारी जुडिशियरी में रिफॉर्म से रिलेटेड है। कैसे करके जो लंबित मामले हैं उनको हम कम कर सकते हैं। पार्टिकुलरली सबसे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ है, सबसे ज़्यादा जो झंझट वाला काम है न्याय प्रोसेस का, वो निचली अदालतों में है। सबसे ज़्यादा मामले वहीं पर लंबित हैं। इसका क्या रीज़न है, कैसे करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। भारत की न्याय व्यवस्था वर्षों से मुकदमों से भारी बोझ को झेल रही है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 82,000 मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में 62 लाख से ज़्यादा, और निचली अदालतों में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की बात करें तो 5 करोड़ के करीब मामले लंबित हैं। इनमें से लगभग 50 लाख मामले 10 साल से अटके हुए हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है, अंदर ही अंदर वकील लोग क्या काम करते हैं, जब तक केस चलेगा, जब तक उनकी कमाई होगी, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि राजीनामा हो जाए। और राजीनामा यदि होता भी है तो काफ़ी लेट से करवाते हैं और उसमें से भी अपनी कमाई करते हैं। तो सबसे बड़ी जो जड़ है हमारी, वो हमें थोड़ा सा अंदर ही अंदर समझने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है कि मामले इतने ज़्यादा लंबित ना हों। इसके अलावा कोर्ट भी ये चाहता है कि दोनों जो पक्ष हैं, ज़्यादा समय तक इस केस को ना लंबा खींचा जाए, ये लोग आपस में ही निपट लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था करके रखी है कि भाई आप दोनों आपस में मध्यस्थता कर लीजिए। कुल मिलाकर के देखा जाए, न्याय में यदि आपको देरी पहुंच रही है, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि हमें टाइम पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, दहेज का केस 5 साल 6 साल ऐसे ही खिंच जाता है, पता नहीं चलता है। इसका मतलब क्या है? जस्टिस में डिले हो रहा है, मतलब जस्टिस मुझे नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस से मुझे डिनाई किया जा रहा है। न्याय में देरी मतलब न्याय से इनकार होता है। भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसको यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर की बात यह है, काफ़ी विरोधात्मक प्रणाली हमें न्याय में देखने को मिलती है, जिसको एडवर्सियल सिस्टम बोला जाता है। हमारे यहाँ की जो प्रणाली है वो एडवर्सियल पद्धति पर आधारित है। मतलब प्रत्येक पक्ष कानूनी लड़ाई में अपने हितों की रक्षा करता है, जिससे मुकदमे और भी ज़्यादा लंबित हो जाते हैं। वो जो अपराधी है वो भी अपने बचाव की कोशिश करेगा और सामने वाली जो पार्टी उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करेगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमको एडवर्सियल सिस्टम देखने को मिलता है। सेकंड जो बड़ा रीजन है वो है लो जज टू पॉपुलेशन रेशियो। मतलब 10 लाख लोगों में मात्र 21 न्यायाधीश हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि फटाफट निर्णय हो जाएगा? अन्य देशों की तुलना में ये बहुत कम है। तीसरे नंबर पर देखा जाए तो वो है एंटरिम एप्लीकेशन एंड अपील। आप एक जगह से हार गए हैं तो ऊपर जाते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हारे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी यदि आप हारे, जैसे किसी को फांसी का प्रावधान कर दिया गया, तो वो राष्ट्रपति के पास अपील करता है। चौथे नंबर में आ जाता है गवर्नमेंट लिटिगेशन। अब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो कि गवर्नमेंट की योजनाओं से खुश नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से खुश नहीं है, तो वो लोग भी याचिका दायर कर देते हैं। 50% से अधिक मामलों में सरकार एक पक्ष होती है जो न्यायालयों पर और भी ज़्यादा बोझ डाल दे रही है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? पहले नंबर की बात यह है डेटा गवर्नेंस। हमारे पास में बेटर डेटा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है, कैसे करके इसको ठीक किया जाएगा, कितने मामले लंबित हैं। मामलों का बेटर क्लासिफिकेशन और ट्रैकिंग से अदालती प्रक्रियाओं को हमें सरल बनाना पड़ेगा। एड हॉक जजेस की नियुक्ति हमें करना पड़ेगा। मतलब ऐसे जज जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको हम मासिक वेतन देंगे और उनसे अपना काम करवाएंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एड हॉक आधार पर नियुक्ति करने के फैसले से हम जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें तेज़ी ला सकते हैं। इसके अलावा हमें जो
फ्रिवोलस लिटिगेशन है उसको डिस्करेज करना है। जो अनावश्यक मुकदमेबाजी है वो नहीं होना चाहिए। आलतू फालतू की चीज़ों को लेकर के आप कोर्ट नहीं पहुंचना है। अन्य देशों की तरह दंडात्मक मतलब पनिसिटिव कॉस्ट लगा करके फिजूल मुकदमेबाजों को आप रोक सकते हैं। एक जो बातचीत होती है खास करके वो है मीडिएशन की मतलब मीडिएशन मध्यस्थता होता है। कोर्ट मध्यस्थता का काम करेगा, दोनों पक्षों को आपस में बातचीत कराएगा और बोलेगा आप जानो आपका काम जानो, आपस में निपट लो और हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में मीडिएशन एक प्रभावी समाधान हो सकता है। ये एक वैकल्पिक समाधान प्रणाली है, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है जिसको सरकार लेकर के आई थी। इसमें कोर्ट न्यूट्रल होकर के वो मध्यस्थ का काम करेगी, दोनों विवादित पक्षों को आपस में सहमति होने के लिए क्या करती है, जोर देती है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की कुछ खास बात हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता रखी जाएगी। आप दोनों के बीच में क्या लड़ाई झगड़ा था हम बाहर किसी को नहीं बताएंगे। सेकंड नंबर की बात यह है फटाफट तुरंत फुरंत चटपट निर्णय हो जाएगा। लोअर कॉस्ट है, ज़्यादा पैसा धेला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वकील करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा संबंधों की बहाली भी हो सकती है। हो सकता है कि दोनों पक्ष हंसी खुशी राजी हो जाएं और फिर से पति पत्नी अपने घर चले गए, अच्छे से रहने लगे। इनमें दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के कारण भविष्य में संबंध अच्छे बनाए रखने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये जो मध्यस्थता वाला सिस्टम लागू किया गया है ये कैसे करके प्रभावी हो सकता है। पहले नंबर की बात ये है, इतने सारे जो लंबित मामले हैं ना इनको सब कहाँ पर भेज दीजिए आप मध्यस्थता वाली चीज़ के लिए भेज दीजिए। व्यावसायिक और सरकारी क्षेत्र में मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाए। प्रशिक्षित और अनुभवी मध्यस्थों को उचित शुल्क देकर के इस प्रणाली को इंस्टीट्यूशनलाइज हमें करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ जो आदमी बैठेगा उसको बढ़िया ट्रेनिंग हमें देने की ज़रूरत है। सरकार खुद को मुकदमेबाजी कम करने के लिए मध्यस्थता को अपनाने चाहिए। सरकार क्या बोल सकती, चलो मैं खुद आ रहा हूँ सामने, दोनों पक्ष बैठिए आप, मैं विवाद सुलझाने का काम करता हूँ। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि यदि न्यायालयों में लंबित मुकदमों को एक समस्या की बजाय समाधान के रूप में हम देखें तो मीडिएशन एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। ये न्यायपालिका के बोझ को कम करेगा, साथ ही साथ नागरिकों को तेज, सुलभ और प्रभावी न्याय दिलाने में मदद कर सकता है। अब टाइम आ गया है कि हम ये जो मुकदमे हैं, लिटिगेशन है, इसके पहाड़ को न्याय के अवसर के रूप में बदलें और मध्यस्थता को न्यायिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भाई यूपीएससी मेंस के हिसाब से किस प्रकार के क्वेश्चन इस एडिटोरियल से बन सकते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा, न्यायिक व्यवस्था में जो लंबित मामले हैं इसकी समस्या है और इसके लिए सुधार। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन। पहले नंबर का क्वेश्चन है, भारत का जो जुडिशियरी सिस्टम है इसमें बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा इसके क्या रीज़न हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन बनता है यहीं से वो है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जज टू पॉपुलेशन रेशो अन्य देशों की तुलना में कम है, इससे क्या क्या असर पड़ रहा है, इसे सुधारने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, गवर्नमेंट लिटिगेशन न्यायिक प्रणाली पर किस प्रकार का प्रभाव डाल सकती है, इसे कम करने के लिए क्या क्या उपाय आप करेंगे। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में डेटा गवर्नेंस का क्या महत्व है, इसे बेहतर करने के लिए कौन से बदलावों की ज़रूरत है। अगला जो क्वेश्चन है वो मीडिएशन को लेकर के है। मीडिएशन के बारे में आपको बताना है और आपको ये भी बताना है कि यदि हम मीडिएशन का प्रयोग करते हैं जुडिशरी में तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। मीडिएशन और लिटिगेशन में हमें अंतर बताना है, इसके लाभ और सीमाएं बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है,
भारत में मीडिएशन को प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल और कानूनी सुधार हमें करने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, क्या इंडियन जुडिशरी में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए, इसकी चर्चा करना है। न्याय में देरी न्याय से इनकार, इसके संदर्भ में मध्यस्थता एडीआर की भूमिका का मूल्यांकन आपको करना है। इसके बाद गुड गवर्नेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ एथिक्स और न्याय के अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि भारतीय न्यायपालिका में मतलब जुडिशरी रिफॉर्म्स को लागू करने की जब हम जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं, इससे निपटने के लिए क्या क्या रणनीति हमें बनानी चाहिए। इसके अलावा क्या एडहॉक जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनको एडहॉक आधार पर नियुक्त करने से ये जो बोझ है वो कम हो सकता है। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए ई कोर्ट और एआई आधारित समाधान कितने उपयोगी हो सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से सुधार हमें करने चाहिए। और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या हो सकता है, न्याय में जो देरी हो रही है इसको आप नैतिक दृष्टिकोण से कैसे देखेंगे, क्या यह न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या मध्यस्थता न्याय के आदर्शों को बनाए रखती है या ये एक समझौतावादी प्रक्रिया मात्र है। अपने दृष्टिकोण को क्लियर करना है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, एथिक्स से रिलेटेड, भारतीय न्यायपालिका में नैतिकता और निष्पक्षता मतलब एथिक्स एंड इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए। ये वाला आर्टिकल जो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा करी जाती है और हाल फिलहाल में नए नए राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए भी ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो चाहे फिर हमारे नॉर्मल रिलेशन हो, सबको बेटर बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा और इससे भारत अमेरिका के बीच इकोनॉमिक रिलेशन को मिलने वाली स्पीड पर सेंट्रलाइज्ड है। इसके अंतर्गत ट्रेड, इसके अलावा टेक्निकल चीज़ें, रक्षा मतलब हमारी सिक्योरिटी, एनर्जी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर एजुकेशन जैसे सेक्टर में जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में ये चर्चा करता है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो शॉर्ट लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। इससे भारत और अमेरिका के रिलेशन और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में एक नया आयाम देने की बातचीत हुई है। इस दौरान ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं जो दोनों देशों के इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगी। सेकंड नंबर पे हम चर्चा करते हैं भारत अमेरिका की जो ट्रेड रिलेशन है उसको किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमको देखने को मिली है। उसका पहला चरण क्या बोलता है, ये जो MOU साइन हुआ है ये व्यापार पर जितनी भी बाधा हैं उनको कम करेगा। इसके अलावा जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको काफ़ी आसान बनाएगा। इससे अमेरिका की कंपनियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी कहना चाहिए आसानी जाएगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे भारत वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई चेन में और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से शामिल हो पाएगा। $500 बिलियन का ट्रेड टारगेट रखा गया है 2030 तक, जिसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग सेक्टर में हमें सुधार करने की ज़रूरत होगी। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो है दोनों देशों के बीच ट्रेड को कैसे करके और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा हुई। जैसे कि भारत अमेरिका से इंडस्ट्रियलाइज वाली चीज़ों को खरीदता है, भारत से श्रम प्रधान जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि कपड़ा, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें अमेरिका खरीदता है।
ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में अब निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 2020 में इस टारगेट का समर्थन किया था और आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को प्रमुख लाभार्थी बताया था। बायलैटरल ट्रेड रिलेशन से क्या होगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। अमेरिका की कोई कंपनी यदि हमारे देश में कुछ बना रही है तो हम उससे सीखेंगे और वही चीज़ अपने देश में बनाना हम लोग चालू कर देंगे। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर में सहयोग से रिलेटेड है। एक स्कीम है जिसका नाम है ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जिसको बोला जाता है। ट्रस्ट का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी। इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटजिक एंड टेक्नोलॉजिकल साझेदारी है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अंतर्गत डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस हमारा जो अंतरिक्ष सेक्टर है उसके ऊपर काम किया जाएगा। इसके बाद इंडस इनोवेटिव इनिशिएटिव लाई गई है जिसके माध्यम से अनुसंधान और विकास को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम तेज़ी से आगे लेकर के जाएंगे। एआई के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें भारत की भूमिका देखिए, भारत एआई इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बन रहा है और अमेरिका के साथ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप पर सहमति बनी है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या तैयार करना है। इसमें भारत में डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग शक्ति और एआई मॉडल्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक और भी जो विकासशील क्षेत्र हैं इनमें स्टार्टअप्स को निवेश मिलेगा, जिससे ग्लोबल साउथ को भी फायदा होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में किस प्रकार से दोनों देश मिलकर के काम करेंगे, तो इसके लिए 10 साल का कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। 10 ईयर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कंबाइन प्रोडक्शन, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन को कोऑपरेशन करके काम करने की बात करी जा रही। भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से जो सेना के उपकरण हैं उनका प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे समझौते किए हैं जिससे स्थानीय विनिर्माण, लोकल लेवल पर इनका मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा और लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा। इसके साथ ही साथ ऑफसेट क्लासेस से भारतीय कंपनियों को भी रक्षा समझौतों में फ़ायदा होने वाला है। चौथे नंबर में एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में किस प्रकार से कोऑपरेशन रहेगा, तो देखिए, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ऊर्जा की जो स्थिरता है उसको बनाए रखना है, मतलब भारत के पास पेट्रोल डीजल की कमी नहीं जाना चाहिए। 2025-26 के केंद्रीय बजट में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में निजी क्षेत्र भी अब निवेश करेगा। अमेरिका की प्राकृतिक गैस भंडार क्षमता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकती है, जिससे नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने में हमको मदद मिलेगी। मतलब पेट्रोल डीजल ना खरीद के हम उससे नेचुरल गैस खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आईमैक के ऊपर भी यहाँ पर चर्चा होती है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। मतलब रेलवे के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में निवेश करने की बात करी जा रही है। इसके बाद अंडर सी केबल बिछाने के ऊपर भी चर्चा हुई है, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हायर एजुकेशन की बात कर लें तो हायर एजुकेशन में किस प्रकार से सहयोग मिलने वाला है। अमेरिका के टॉप कॉलेजों में, ठीक है, ये जो टॉप कॉलेज हैं अब हमें एक मौका दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम अपना कैंपस अब इंडिया में भी खोलेंगे, जिससे भारतीय छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की योजना बनाई गई है, जिससे शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिर भारत के जो उद्योग हैं इनकी भूमिका और आर्थिक लाभ की बात करते हैं। भारत के उद्योग अमेरिका और भारत सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे। नीतिगत सुधार और उद्योग की भागीदारी इस यात्रा के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करने वाले हैं। ये यात्रा सिर्फ
कहना चाहिए कूटनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट है। वे फॉर्मेट में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एडिटोरियल है जोर देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा सिर्फ पॉलिटिकली सक्सेसफुल नहीं रही है, बल्कि ये भारत के वैश्विक आर्थिक विकास, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, जिससे भारत ग्लोबल लेवल पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनने में काफ़ी मदद करेगा। इस आर्टिकल में हम समझने वाले हैं दोस्तों, भारत और अमेरिका की एक संस्था है जिसका नाम है USAID। तो अमेरिकी सरकार की ये इंस्टीट्यूशन है। ये भारत में मतदाता टर्नआउट यानी वोट डालने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ पैसे खर्चा करेगी इंडिया में। ये पैसा है $21 मिलियन का, लेकिन इसको एलोन मस्क ने रोक दिया है। उनका कहना है कि भारत के पास में बहुत पैसा है, ये पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस खर्च को अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको शॉर्टकट में डोज बोलते हैं, जिसे एलन मस्क चला रहे हैं, इसने रद्द कर दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने क्या बोला है? भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न विभाग इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि भारत अब क्या USAID के साथ जो समझौते किए गए हैं उनको रद्द करेगा कि नहीं करेगा। रणधीर जायसवाल का कहना है कि ये काफ़ी चिंताजनक है और भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का ये मामला बनता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट ये कह रही हैं कि जो डॉज डिपार्टमेंट है इसकी जानकारी गलत है, ये पैसा भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिया गया था। इस पर भी MEA ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। अब जो डॉज की रिपोर्ट है वो क्या बोलती है? इसने बोला है कि अमेरिकी सरकार का $486 मिलियन विभिन्न राजनीतिक संगठनों को देना तय था, जैसे कि 22 मिलियन कहाँ देंगे? मोल्डोवा के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करना है। $21 मिलियन भारत को देंगे ताकि वोटर टर्नआउट को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा कि कांग्रेस को मिलेगा, और वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर इस पैसे का कहीं और इस्तेमाल किया जा रहा है, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पाई है। USAID और भारत के क्या रिलेशन रहे हैं? देखिए, USAID US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है डोज के आदेश के बाद बंद कर दी गई है। 2020 से अब तक इस संस्था ने भारत को $650 मिलियन मतलब 5,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करी है। 2001 से लेकर के 2020 तक ये राशि करीब 23,700 करोड़ रुपए रही है। वहीं यदि हम बात कर लें, ये जो संस्था है, ये संस्था भारत में कौन कौन सी एक्टिविटी कराती है, जैसे कि बहुत सारे सेक्टर में ये पैसा देती है। वैक्सीन प्रोग्राम चलाए गए हैं। इस संस्था ने 2024 में HPV वैक्सीन अभियान के लिए $1.58 बिलियन देने का वादा किया था। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में ICET पहल में ये संस्था शामिल थी, जिसे अजित डोभाल और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने मिलकर शुरू किया था। एजुकेशन के सेक्टर में IIT गांधीनगर समेत कई सारी IIT को पैसा ये संस्था देती है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करें, भारतीय किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ एक MOU पर साइन किया गया था। वहीं हेल्थ के सेक्टर की बात कर लें तो TB और HIV जैसी बीमारियों से निपटने के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इसने साझेदारी करी थी। शहरों के विकास के लिए बात करें तो प्रधानमंत्री की 500 शहरों की राष्ट्रीय शहरी विकास योजना, 500 शहरों को बेटर बनाना है। ठीक है, तो इसमें भी इसने काफ़ी भागीदारी करी है। अब आगे क्या होगा, अभी भारत सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि इस संस्था के साथ जो जितने भी हमारे MOU हुए हैं उसको जारी रखना है कि नहीं रखना है। सरकार का कहना है कि ये जांच जारी है और जल्दबाजी में अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
दोस्तों अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना, एलोन मस्क ने बोला है कि 21 मिलियन डॉलर पैसा मुझे इंडिया को देना चाहिए था चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। अब ये पैसा यदि भारत को दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये केंद्र सरकार को ही दिया जा रहा है, बीजेपी को। तो हो सकता है इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। पैसा किसको दिया गया, पैसा कहाँ खर्चा हुआ, अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसलिए अपोजिशन का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो भारत की जो सोवरेनिटी है वो प्रभावित होती है, मतलब कांग्रेस को, क्योंकि इससे फ़ायदा नहीं मिलता है। मुद्दे को समझते हैं कि अमेरिका की एक एजेंसी है यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को लेकर के विवाद चल रहा है। दावा यह है कि ये राशि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि यह फंडिंग भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश की थी। बीजेपी क्या बोल रही है? बीजेपी ने इसको कवर अप प्रयास करार देते हुए मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि ये धन भारत में चुनावी हस्तक्षेप के लिए ही था। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की गवर्नमेंट चलाती है एक इस संस्था को। ठीक है, तो डोज के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये फंडिंग भारत में चुनावों को प्रभावित करने के लिए थी। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया कि वे विदेशी ताकतों के इशारों पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। बीजेपी कह रही है कि 2004 से 2013 के बीच कांग्रेस को 2115 मिलियन विदेशी डॉलर फंडिंग मिली, जबकि मोदी को तो मात्र 1.5 मिलियन डॉलर मिली। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर उसको माफ़ी मांगना चाहिए। पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी अपनी ही पाप छिपाने के लिए इसी प्रकार के मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ सहयोग को विदेशी हस्तक्षेप मान रहे हैं तो फिर आप कैसे करके यूएसआईडी संस्था से जुड़ गए। उनका कहना है कि जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें शामिल हुई थी। कोई ना कोई तो रिलेशन हो गई। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र किया, जिन्होंने नवंबर 2022 में यूएसएआईडी के साथ संभावित साझेदारी पर चर्चा करी थी। मतलब उसका हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ रहा है। चुनाव में वोटर टर्नआउट की तो बात कही जा रही है, लेकिन कुछ और रीज़न हो सकता है, क्योंकि पैसा आ रहा है तो पैसे का कहाँ यूज़ आप कर रहे हैं किसी कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे, तो कहीं और आप यूज़ कर ले रहे हैं। हो सकता है आप चुनाव जीतने के लिए इसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों, ये 5 और भी चीता रिलीज़ किए गए हैं कुनो नेशनल पार्क में। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं कुनो नेशनल पार्क के बारे में, इसके बाद इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में कुनो नेशनल पार्क में चीतों को फिर से बसाने की योजना चल रही है और भी कई खेप इनकी लाई जा चुकी है। इस अगली खेप में 5 चीते लाए गए हैं और उनको यहाँ पर छोड़ा गया है। कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पास में है और राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। इतिहास की बात करें तो 1981 में हमने इसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। इसके बाद यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें, एशियाटिक लायंस को बसाने के लिए इसे गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान के विकल्प के रूप में हम देखते हैं, लेकिन योजना अभी तक सफल नहीं हो पाई है। 2022 में अफ्रीकन चीता के लिए इस जगह को चुना गया, क्योंकि भारत में चीता विलुप्त हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि फिर से हमारे देश में चीते आए। प्रोजेक्ट चीता की बात करें, 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते हम लाए थे। 18 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका से 12 हम और लेके आए। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है कि भाई इंडिया में भी चीतों की संख्या हम बढ़ाएं, क्योंकि बाकी सब प्रजातियां हैं, चीता नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पर वो बच सके।
इसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। उस हिसाब से देखा जाए तो कूनो रिवर यहाँ से होकर के बहती है, जो कि पानी का प्रमुख जल स्रोत है। ये एरिया आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत ये आता है। साल, सागौन, खैर, बेर, अर्जुन के ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। वन्य जीव की बात करें तो शुरू में तो इसको जो एशियाटिक लायंस है उसके लिए प्रस्तावित किया गया था। चीते की बात करें, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए। अन्य जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, मतलब खाने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं यहाँ पर।